बीएससी पार्ट सेकंड के आज की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। हमने जो प्रमेय पढ़ी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरम्स हमारी चल रही है, उसमें हमने नॉर्टन प्रमेय, इसके अलावा थेवेनिन प्रमेय, और अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम ले रहे हैं वो है अध्यारोपण प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न प्रतिबाधाओं और वोल्टता स्रोतों से युक्त किसी द्विपार्श्विक जाल की किसी शाखा में जो प्रवाहित धारा का मान है, उस धारा का मान, उसमें जो प्रवाहित संपूर्ण धाराएं हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये इसके लिए जो कंडीशन है वो है कि जबकि अन्य जो वोल्टता स्रोत है, उन वोल्टता स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से क्या कर दिया गया हो, प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। जब हम किसी एक वोल्टता स्रोत को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उस वोल्टता स्रोत के अलावा जो बचा हुआ शेष वोल्टता स्रोत है, उस वोल्टता स्रोत के कारण उस जो सर्किट है, उस सर्किट में प्रवाहित धारा का जो मान होगा उसे, और इसी तरह से जो पहले वाला जो वोल्टता स्रोत है उसको उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करके दूसरे अन्य वोल्टता स्रोतों से प्रवाहित धारा का फाइंड आउट करके उनका जो बीजगणितीय योग होता है, उस बीजगणितीय योग के बराबर उस सर्किट में जो है धारा प्रवाहित ली जाती है। तो इसको हम समझते हैं मैथमेटिकली। तो देखिए इसका मैथमेटिकल जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास Z1 ये एक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं का से युक्त एक जाल परिपथ है, जटिल जाल परिपथ है। तो ABCDEF ए के रूप में ये जटिल जाल परिपथ हमारे सामने प्रस्तुत है। यहाँ Z1, Z2, Z3 यहाँ तीन प्रतिबाधाएं हैं। यहाँ वोल्टता स्रोत है E1 और E2 जो अलग अलग दो पाशों में बने हुए हैं, E1 और E2 वोल्टता स्रोत के रूप में। यहाँ इस E1 वोल्टता स्रोत के कारण इस पाश में जो प्रवाहित धारा है वो है I1, और इस E2 वोल्टता स्रोत के कारण इस पाश में प्रवाहित धारा है I2। यानी कि हम बात करें तो E1 और E2 दोनों से ही इसमें प्रवाहित हो रही है धाराएं I1 और I2 के रूप में। तो अब हम देखेंगे कि कुल धारा का मान कितना होगा। तो यहां देखते हैं कि बंद लूप ABEFA में किरचॉफ के सेकंड लॉ से, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है जिसे हम वोल्टा का नियम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग Z1 I1 Z3 I1 माइनस I2, तो ये यहाँ I1 माइनस I2 नहीं लेंगे, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों ही धाराओं का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए I1 प्लस I2 लेंगे। तो Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E। यहाँ वोल्ट इस पाश में जो वोल्टता स्रोत है वो E1 है। तो Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 इज इक्वल टू E1, ये इक्वेशन फर्स्ट के रूप में हमारे पास यहाँ रहता है। इसी तरह जो बंद लूप है हमारे पास BCDEB में, ये रहा BCDEB में, देखिए जो धारा है वो इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो Z2 I2 Z3 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू E2 के रूप में ये हमारी इक्वेशन फाइंड आउट होती है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 2 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है Z2 प्लस Z3, यहाँ I2 के साथ Z3 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखिए, और I1 की यदि हम बात करें तो I1 जो धारा है प्रॉपर रूप से I1 धारा का जो प्रवाह है वो Z1 के अंतर्गत आता है, यानी कि Z1 में जो है प्रॉपर I1 धारा ही प्रवाहित हो रही है दोनों वोल्टा स्रोतों के कारण। तो यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट को जो है Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को जो है हम Z3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास उसको इक्वेशन को 2 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे ऐसा करके। तो देखिए हमने
जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को घटाने पर जो है वैल्यू हमारे को इस तरह से यहाँ फाइंड आउट हो जाती है। तो यहाँ जो हमें I1 फाइंड आउट करना है, तो I1 फाइंड आउट करने के लिए ये जो पूरा पद है यहाँ Z3 के स्क्वायर से Z3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे पद को हम जो है दूसरी तरफ इस साइड इस के जो है बटे में इसको भेज देंगे। तो हमारे पास जो है I1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी Z2 प्लस Z3 E1 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस Z3 E1 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के रूप में यहाँ हमें फाइंड आउट होती है। अब आते हैं हम प्रमेय के दूसरे कथन पर। तो प्रमेय में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि किसी प्रतिबाधा में जो धारा का मान है उसे फाइंड आउट करने के लिए उसमें जो अन्य वोल्टा स्रोत है उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ हम केवल और केवल एक वोल्टा स्रोत E1 ले रहे हैं। E1 वोल्टा स्रोत के कारण इसमें 5 में जो प्रवाहित धारा है उसके प्रभाव को हम देखेंगे I1 डैश के रूप में। ये जो Z1 में यहाँ प्रवाहित धारा हो रही है वो है I1 डैश। तो यहाँ हम I1 डैश को फाइंड आउट करेंगे कि I1 डैश का मान कितना होता है, और जो Z यहाँ हमारे पास E2 था उस E2 को उसके आंतरिक प्रतिबाधाओं से यहाँ हमने उसको प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ इस 5 में हम लेकर के चल रहे हैं धारा I2 डैश के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं E1 के प्रभाव के कारण जो धारा I1 डैश है इसकी वैल्यू कितनी रहती है। तो बंद लूप ABEFA में किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग Z1 I1 डैश Z3 I1 डैश माइनस I2 डैश। यहाँ देखिए I1 डैश माइनस I2 डैश करेंगे क्योंकि यहाँ जो धारा I1 है इसके विपरीत दिशा में धारा I2 यहाँ प्रवाहित हो रही है, I2 डैश प्रवाहित हो रही है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। तो Z1 प्लस Z3 I1 डैश माइनस Z3 I2 डैश इज इक्वल टू E1। और इसी तरह जो बंद लूप है BCDEFB में इस वाले में, तो यहाँ पर भी किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो Z2 I2 डैश Z3 I2 डैश माइनस I1 डैश करेंगे क्योंकि इस लूप में जो प्रवाहित धारा है मूल रूप से वो I2 डैश है। तो Z2 I2 डैश माइनस Z3 I2 डैश माइनस I1 डैश इज इक्वल टू जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज स्रोत हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम जब I2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I2 डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा Z3 I1 डैश अपॉन Z2 प्लस Z3। ये इक्वेशन नंबर 5 आपको यहाँ फाइंड आउट होती है। अब जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है उसके अकॉर्डिंग उससे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि I2 डैश की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं। तो Z1 प्लस Z3 I1 डैश माइनस Z3 का स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3 I1 डैश इज इक्वल टू E1। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम जो है इसका एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम आएगा Z2 प्लस Z3। तो Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 का स्क्वायर I1 डैश कॉमन आ जाएगा दोनों में से इज इक्वल टू E1। तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, I1 डैश यहाँ हमारे पास रहेगा। तो I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो I1 डैश इज इक्वल टू ये पूरा पद इधर इस तरफ चला जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में। तो E1 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 के रूप में ये इक्वेशन नंबर 6 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं, पहले हमने E2 को जो है एलिमिनेट कर दिया था उसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसके द्वारा। अब हम जो है E1 को यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। तो हमारे पास जो 3 प्रतिबाधाएं हैं Z1 Z2 Z3, अब हम देखेंगे कि E2 के कारण इस Z1 जो है इस Z1 में जो प्रवाहित धारा है I1 डबल डैश वो कितनी होती है। तो हम I1 डैश और I1 डबल डैश दोनों का एडिशन लेंगे, यदि वो I1 के इक्वल आता है तो हमारी ये थ्योरम बिल्कुल प्रूफ है। तो
यहाँ हम E2 को ले रहे हैं और E1 को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम मान करके चल रहे हैं कि इस 5 में जो प्रवाहित धारा है वो I2 डबल डैश है, इस 5 में जो प्रवाहित धारा है वो I1 डबल डैश के रूप में है। तो E2 का प्रभाव देखते हैं कि इसके E2 का प्रभाव कितना होता है। तो बंद लूप BCDEB में किरचॉफ के सेकंड लॉ से BCDEB में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो देखिए Z2 I2 डबल डैश Z3 I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इस लूप में प्रवाहित धारा है I2 डैश और इसके विपरीत दिशा में ये धारा प्रवाहित हो रही है I1 डबल डैश, इसलिए माइनस आएगा। तो Z2 I2 डबल डैश प्लस Z3 I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इज इक्वल टू E2, ये E2 आ जाएगा, इसमें वोल्टा स्रोत है। तो Z2 प्लस Z3 I2 डबल डैश माइनस Z3 I1 डबल डैश इज इक्वल टू E2, ये इक्वेशन नंबर 7 के रूप में आ जाएगी। अब लेते हैं हम बंद लूप ABEFA में, ये रहा बंद लूप ABEFA में। तो यहाँ देखिए जो धारा है प्रवाहित हो रही है वो है I1 डबल डैश। I1 डबल डैश के विपरीत दिशा में जो धारा प्रवाहित हो रही है ये इस तरह से आ रही है I2 डबल डैश। तो ये यहाँ I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश, इसको हम करेंगे। तो Z1 I1 डबल डैश Z1 I1 डबल डैश प्लस Z3 की बात करें तो I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश, यहाँ हम धारा का मान रखेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ हमने इसके जो वोल्टा स्रोत का मान है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो Z1 Z3 I1 डबल डैश माइनस Z3 I2 डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यदि हम I2 की बात करें तो I2 डबल डैश इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होती है यहाँ Z1 Z3 I1 डबल डैश अपॉन Z3 के रूप में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 7 और 8 से, तो हम जो है इक्वेशन नंबर 8 से जो है 7 में वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू लेकर के एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर हमारे पास Z3 एलसीएम आएगा। तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर, तो Z 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। I1 डबल डैश इज इक्वल टू E2 के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट होती है। I1 डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो I1 डबल डैश इज इक्वल टू Z3, ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो Z3 E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के रूप में हमें इक्वेशन 9 फाइंड आउट होती है। अब हमारे पास I1 डैश है और I1 डबल डैश है, यानी कि दोनों वोल्टा स्रोतों के कारण जो प्रवाहित धाराएं हैं Z1 में वो हमारे पास मौजूद है। तो हम उनको दोनों को ऐड करते हैं, प्रवाहित जो धारा है वो I1 के बराबर होगी इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश के योग के बराबर। चूंकि दोनों का डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन इस तरह से था, एक का डायरेक्शन इस तरह से था, तो जब योग करेंगे तो डायरेक्शन विपरीत होने के कारण यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह। तो I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 9 और 10 से जब हम वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जहाँ रखी हमने और इन दोनों का जो एलसीएम होगा हमारे पास वो यही आ जाएगा, Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3, तो ये आ जाएगा। और यदि हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास I1 के रूप में जो इक्वेशन नंबर हमें 11 फाइंड आउट हुई है, यही इक्वेशन हमें फाइंड आउट होता है इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 11 दोनों इक्वल हैं और यही हमारी जो प्रमेय है, प्रमेय की सत्यता की पुष्टि करती है। तो आज की क्लास में हमने जो है अध्यारोपण प्रमेय को पढ़ा। अध्यारोपण प्रमेय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।